नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूँ हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो पिछले सत्र में, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को लगभग 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न को बताते हैं कि इसमें किस तरीके से प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, अब वहाँ से देख लेना। दोस्तों, एक और चैनल है हिंदी अपडेट बाय हेमेंद्र, उसमें मैं आप लोगों के लिए जो सोशल साइंसेस जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आज का वीडियो है 1 आध घंटे में डल जाएगा। जो है क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 30 क्वेश्चन को मैं डाल रहा हूँ, तो उसको भी आप जो है ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को उसमें मैं ऐड किया हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था, उसको देख लेना है कि 3-13 होने का मतलब होता है बिखर जाना। कई लोगों ने जो कमेंट किया है बिल्कुल सही है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्रफल क्या है? जैसे कि स्नायुमंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरणा है, समायोजन है। सही जवाब आ जाएगा स्नायुमंडल रहेगा, ठीक है। शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वहाँ स्नायुमंडल है। अब इसका मतलब होता क्या है कि प्राणी के शरीर में फैला हुआ सूक्ष्म नाड़ियों का वह जाल जिससे स्पर्श, दर्द आदि की अनुभूति होती है, स्नायुमंडल नाड़ी या संस्थान उसे कहा जाता है। अगला है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया है? सही जवाब आ जाएगा वुंड रहेगा, ठीक है। वुंड ने जो है सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की है। कब की है? यहाँ पर मैंने लिखा है, इसमें लिखा है 1879 में विलियम वुंड ने जर्मनी के लिप्सिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापित किया है। अगला है, एनएफसी 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे, देखो कहने का मतलब क्या है कि एनएफसी मतलब होता क्या है? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। एनएफसी मतलब होता है नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क है। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? थर्ड रहेगा। इसमें क्या होता है कि बालक को विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायता होती है। इसका जो आंसर रहेगा थर्ड रहेगा। अगला प्रश्न है, एक कबूतर को प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब यदि वह सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारता है तो यह घटना है। तो कौन सा घटना है ये? सही जवाब आ जाएगा उद्दीपन समानीकरण, है ना। उद्दीपन समानीकरण का है, जिसमें क्या बोला गया है कि एक कबूतर है जिसे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए कहते हैं, ठीक है। इसे जो है प्रशिक्षित किया है, लेकिन अब वो जो है सभी रंगों पर प्रकाश बिंदु पर चोंच मारता है। तो ये जो घटना है उद्दीपन समानीकरण के अंतर्गत आता है। अगला है, भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। दोस्तों, ये प्रश्न 2019 में जो पूछा गया प्रश्न है, वही प्रश्न है, ठीक है। भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है, तो किससे की जाती है? जैसे कि एक तो एक भाषा से कर सकते हैं, अपनी जैसे कि भावना है मने मन में, तो मैं किसी को बोलूँगा यानी कि अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता हूँ। अपने हाव-भाव से बोल सकता हूँ, अगर शब्दों को नहीं चला रहा हूँ तो फिर, ठीक है। चेहरे की भाव अभिव्यक्ति के माध्यम से, तो ये तीनों ऑप्शन जो है सही रहेगा कि इन तीनों ऑप्शन से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की जा सकती है। अगला है, बाधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती है। तो कौन सी विशेषता समानता रखती है? दृश्य मुखर भाषा, है ना। ये रहता है दृश्य मुखर भाषा। कहने का मतलब क्या है? बाधिर बालकों द्वारा जो है सीखी जाने वाली जो मानक दृश्य संकेत है, जैसे कि बाधिर है, ठीक है। अब उसको हम सिखा रहे हैं, तो वह किससे सीखेगा? तो जो आपके मुंह के जो लिपसिंग है, ठीक है, उसके माध्यम से और हाथों के जो संकेत है उसी के आधार पर यहाँ सीखता है। कहने का मतलब यह है दृश्य मुखर भाषा के आधार पर। अगला है, दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। अगर हम दूसरों से संपर्क बनाते हैं, ठीक है, तो आवश्यक अभिप्रेरक कौन सा है जिस जो कहलाता है? जैसे कि निर्भरता है, मुखरता है, या प्रभुत्व है, या समूह प्रियता है। सही जवाब आ जाएगा समूह प्रियता। देखो, कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, अगर हम दूसरों से संपर्क बना रहे हैं, ठीक है, तो अपने को जो है समूह प्रियता होना चाहिए, यानी कि हम उसे जब संपर्क करते हैं तो एक समूह के माध्यम से होता है, ठीक है। एक समूह बन गया, जैसे कि कई लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो कौन सा हो गया? समूह बन गया। अब उस समूह की जो आपकी प्रियता है, यानी कि कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, उस चीज़ को देखा जाता है। अगला है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है,
तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? दोस्तों, ये प्रश्न को मैंने आपको जल्द बताऊँगा मैं आप लोगों को, जो बुद्धि लब्धि संबंधी जो प्रश्न हैं, उसका मैं एक थ्योरेटिकल वीडियो लाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें आप जो है अच्छे से समझ सकते हो कि कौन-सा ऐज के बच्चे जो है या कौन से बुद्धि लब्धि के बच्चे कौन से स्थिति के होते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया है, मानसिक आयु जो है 12 वर्ष है और वास्तविक आयु जो है 10 वर्ष है, तो इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? सही जवाब क्या जाएगा? 120 रहेगा। अब कैसे रहेगा देखो, जैसे कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करते हैं, है ना? तो इसका जैसे कि फ़ॉर्मूला क्या रहता है बुद्धि लब्धि का, बुद्धि लब्धि बराबर होता है, एक तो होता है मासिक आयु होता है बटा बुद्धि लब्धि की सॉरी वास्तविक आयु, है ना? इंटू 100 रहता है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या बोला गया है, मासिक आयु क्या है? 12 है और वास्तविक आयु कितना है? 10 है। गुना कर दो यहाँ से 100 से, ठीक है? इधर 1 ज़ीरो कट गया, इधर 1 ज़ीरो कट गया और 10 का जो है 12 से गुना कर दो। तो 10 को जो है 12 से गुना कर देंगे तो 120 आंसर इसका आ जाएगा। अगला है बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, कहा गया है। तो किसने कहा है कि बुद्धि जो है 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है? सही जवाब आ जाएगा थर्स्टन ने कहा है। अगला है कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। तो जैसे कि क्लास है, अब क्लास में जैसे कि 50 बच्चे हैं, अब 50 बच्चे में से जो 20-25 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है? अब अनुपस्थिति ज़्यादा हो गया, अब अनुपस्थिति को आपको कम करना है, तो किस तरीके से हम कम कर सकते हैं? जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर क्या है, छात्रों को यह कहना है कि छात्र में अनुपस्थिति रहना बुरा बात है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात शोभा भी नहीं देगा, ठीक है? उसके बाद है छात्रों को दंड दंड दिया जाए, ये भी नहीं। अनुपस्थिति के तथ्य को अनदेखा करे, ये भी नहीं कर सकते। चौथा क्या है, कक्षा को अनवरत तथा प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ाया जाए, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है? अगर क्लास में अब्सेंट हो रहे हैं बच्चे, तो हमको क्या करना चाहिए, अपने जो पढ़ाने की तरीका है उसको प्रभावपूर्ण रूप से करना चाहिए, ताकि बच्चे आपके क्लास को अटेंड करने के लिए आना चाहिए, ठीक है? लेकिन आजकल होता क्या है, 1 दिन नहीं आए तो 10 रुपये फीस, 2 दिन नहीं आए तो 20 रुपये फीस, इसी आधार पे चलता है। मतलब हम लोग क्या कर लेते हैं कि अगर कोई दंड देते हैं, ठीक है? दंड देने के आधार पर ही चलता है, जैसे नहीं आ रहा है तो उसको दंड दो, 5-10 रुपये है, 20 रुपये है, उस आधार पे करते हैं। ये जो गलत बात है, लेकिन इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, आपके जो पढ़ाने का तरीका है, आपकी जो कक्षा है उसे प्रभावपूर्ण रूप से बनाना है। अगला है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया है। क्या बोला गया है कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, कौन सा है? तो समाजीकरण है, समाजीकरण इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है, तो कौन सा है? सही जवाब आ जाएगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, जो किशोरावस्था की उम्र रहता है 12 से 18, इसमें जो है जो विचार रहता है वह कैसे रहता है? आधारहीन रहता है, क्योंकि ये बच्चे जो है अपने हित और अहित के बारे में उतना अच्छा नहीं जान सकता जितना जो है समाज के लोग जानते हैं, बुजुर्ग जानते हैं, अपने से बड़े जानते हैं, वयस्क जानते हैं, ठीक है? तो ये जो अपने से जो सोचते हैं वो आधारहीन रहता है, क्षणिक भर के लिए अच्छा दिखता है, लेकिन इसका जो बेसिक है वहाँ उतना अच्छा नहीं रहता। तो इसका जो आंसर रहेगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था रहेगा। अगला है, आरटी 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संरक्षण संस्था है, तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? एससीपीसीआर रहेगा, ठीक? एससीपीसीआर इसका जवाब सही रहेगा। अब देखो एससीपीसीआर मतलब होता क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की स्थापना, ये देखो ये होता है, ठीक है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स होता है, और इनकी जो स्थापना है मार्च 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया, जिसे 2009 के जो आरटी एक्ट है उसके आधार पर इसे संरक्षण संस्था माना है। अगले है, व्यक्तिगत विकास की अवस्था है, तो व्यक्तिगत विकास की अवस्था कौन सी है? अधिगम और वृद्धि। अधिगम सीखना, वृद्धि मतलब आगे बढ़ना है। वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता। अगला है, एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है यदि, ठीक है? जैसे कि एक बालक है, अब बालक को सुनने में परेशानी हो रही है, तो हम कैसे जानेंगे कि इसको सुनने में परेशानी हो रही है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्या है कि वार्तालाप के दौरान वह वक्ता के पास आ जाता है, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई बच्चे पीछे से आकर सामने बढ़ जाता है और ये बोलते हैं कि सर सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बालक को सुनने में परेशानी हो रही है, ठीक है? दूसरा क्या है कि अधिकतया वह ज़ोर से बोलता है। तो एक चीज़ देखना, जो बच्चे या बुजुर्ग जो सुन नहीं पाते ठीक से, वो क्या करते हैं, वो सामने वालों को बहरा समझते हैं, इसलिए वो ज़ोर-ज़ोर से बोलता है। तो ये भी एक वजह हो सकता है, और तीसरा क्या है, शिक्षक से वह
सामान्यतः कृपया पुनः बताएं, ऐसा शब्द बोलते हैं। जैसे कि कई बार क्या होते हैं, समझ नहीं आता, लेकिन बार बार आप किसी प्रश्न को अगर टीचर बता दिए फिर उसके बाद बोलते हैं कि सर एक बार और पुनः बताइए, तो ये जो बात है, एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है, इस बात का संकेत करता है। इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी रहेगा। अगला है शरीर के आधार में वृद्धि होती है इस कारण से। तो शरीर के जो आधार में वृद्धि होती है इस कारण से, कौन से कारण से? तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास की वजह से होता है। अगला है परीक्षण जिनमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं यहाँ? मौखिक परीक्षण है ना, मौखिक परीक्षण कहा जाता है। क्या बोला गया है? जैसे कि परीक्षण है जिसमें लिखित शब्दों को शामिल करना है। अब हमको लिखित शब्दों को शामिल करना है परीक्षण में, तो इसके लिए मौखिक परीक्षण होना जरूरी है। आपको मौखिक रूप से याद होना चाहिए, तब जाके आप लिखित रूप से इसमें दे सकते हो, शामिल कर सकते हो। अगला है व्यक्तिगत शिक्षण एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। तो किस चीज़ में भिन्न होते हैं व्यक्तिगत शिक्षा? व्यक्तिगत शिक्षार्थियों का जो है एक दूसरे से भिन्न है, वह सही जवाब आ जाएगा विकास की दर में। देखो होता क्या है, जैसे कि कोई व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से, अगर जैसे कि दो बच्चे हैं, ठीक है, अब दो बच्चे एक साथ विकास करना चाहता है, ये संभव है क्योंकि शुरुआत में एक साथ होता है, ठीक है, काम भी एक साथ कर सकता है, लेकिन उनका जो दर है, लास्ट में जो परिणाम निकलता है वहाँ अलग अलग रहता है विकास की दर, जो कि भिन्न रूप से होता है। इसका आंसर यही रहेगा। अगला है बालक का विकास इसका परिणाम है। तो किसका परिणाम है? बालक का विकास है जो है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का होता है। अगला है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। मैंने जो अभ्यास सेट वगैरह करा रहा हूँ उसमें एक दो बार मैंने प्रश्नों को बताया भी है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि विकास जो है एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। सतत मतलब क्या होता है? लगातार निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। मैंने पहले बताया था कि वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक चलता है, उसको माप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं, उसको वजन के तौर पर है, लंबाई के तौर पर है, कर सकते हैं। लेकिन विकास जो है मापा नहीं जा सकता, तौला नहीं जा सकता, सिर्फ उसे जो है प्रक्रिया को समझा जा सकता है। जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक जो है चलता रहता है। इसका जो आंसर रहेगा स्किनर रहेगा, स्किनर ने कहा है। अगला है किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में एक इकाई का अर्थ है। तो एक इकाई का अर्थ क्या है? एक प्रकरण जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठों की आवश्यकता हो सकती है। ये आंसर सही रहेगा। अगला है बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था क्या होती है? सही जवाब आ जाएगा 12 वर्ष तक, यानी कि मैंने आपको बताया था शुरू में, बाल्यावस्था जो है 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को कहा गया है। अगला है किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदिता कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि कम है। जैसे कि बुद्धि लब्धि के एक चार्ट तैयार किया गया है, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो 70 है ना, 70% से अगर कम होता है तो मानसिक मंदिता कहा जाता है उसे। अगला है तनाव और क्रोध की अवस्था है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? 12 से 18 यानी कि किशोरावस्था है। अगला है परिपक्वता का संबंध है। तो दोस्तों जैसे कि परिपक्वता है, ठीक, तो परिपक्वता का संबंध किस क्षेत्र से है, मतलब किस चीज़ से होता है? तो विकास से होता है। जैसे कि हम किसी चीज़ पर विकास कर रहे हैं, अलग अलग किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो अगर मैं किसी भी क्षेत्र में अगर परिपक्व हो जाता हूँ, यानी पूर्ण रूप से उसको जो जान जाता हूँ, उससे जो करने लगता हूँ, यानी कि उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होता है, तो ये क्या है? उस चीज़ का परिपक्वता हो गया। और यही जो परिपक्वता का जो संबंध है उस विकास से संबंधित रखते हैं, जो आपको हेल्प करता है। अगला है, यहाँ पर आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करना। प्रश्न क्या बोला गया है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो कौन से क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? शुरू वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया है वो लोग सही जवाब दे सकते हैं। इसका जो जवाब क्या है, ऑप्शन क्या है, संज्ञानात्मक विकास है कि शारीरिक है कि भावनात्मक है या नैतिक है। इन चारों में ये बताना है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है। प्रश्न का आंसर यही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।